हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जलवायु डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्या क्लाइमेट है। एमपीपीएससी की प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट 3 है उसमें मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाएगा और भूगोल के अंतर्गत जलवायु से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है, क्योंकि सिलेबस में ही जलवायु वाला टॉपिक लिख रखा है। इस लेक्चर को ध्यान से देखना है जिससे जलवायु से आने वाले सवालों को आप आसानी से हल कर सकें। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। इसके पहले हमने और लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और देख सकते हैं। बात करेंगे हम जलवायु की। जलवायु क्या होती है, तो जलवायु को जानने के पहले मौसम को जानना जरूरी है। मौसम मौसम शब्द आपने सुना होगा। आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा था, ये सब आपने सुने हुए रहते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि मौसम क्या होता है। तो मौसम फ्रेंड्स, मौसम किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। आज मौसम अलग है, कल मौसम अलग था, हर दिन मौसम अलग अलग रहता है। तो मौसम की डेफिनेशन क्या होगी, किसी स्थान के दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। तो मौसम समझ में आया। लेकिन मौसम का ही बड़ा रूप होता है जलवायु। तो जलवायु की डेफिनेशन क्या बन जाती है, किसी मौसम के ही दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। तो दीर्घकालीन यानी जलवायु जो है किसी एक दिन दो दिन की नहीं होती है, लंबे समय वाली जलवायु होती है। वहां की जलवायु कैसी होती है, तो देखिए यहां से पढ़ेंगे। किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के समग्र रूप को जलवायु कहते हैं। यह है इसकी डेफिनेशन, जो कई साल तक देखी गई है। वहां की जलवायु कैसी है, किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन यानी बड़े तौर पे दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के समग्र रूप को जलवायु कहते हैं। यह डेफिनेशन है, समझना है। राज्य में जलवायु सामान्यतः मानसूनी प्रकार की है। ये क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, परंतु कर्क रेखा द्वारा राज्य को दो बराबर भागों में बांटने तथा राज्य के विशाल आकार के कारण राज्य में विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं पाई गई है। तो हर जगह अलग अलग जलवायु देखी गई है। मालवा के पठार में अलग जलवायु देखी गई है, सतपुड़ा के जंगलों में अलग जलवायु देखी गई है। तो हम उसको एक एक करके अध्ययन करेंगे। बात करेंगे जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन। तो जलवायु के आधार पर जलवायु की विभिन्नता के आधार पर राज्य को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। तो एक है मालवा का पठार का क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का मैदान। मैप देखना आप, जो उत्तर में जिधर उत्तर साइड का जो एरिया है उत्तर का मैदान। विंध्याचल विंध्य पर्वत क्षेत्र, विंध्य पर्वत जहां जहां गया, इसके पहले हमने पर्वत वाला टॉपिक पढ़े हैं, तो वहां की जलवायु अलग है। नर्मदा घाटी क्षेत्र की जलवायु अलग मिल जाती है। और बघेलखंड का जो पठार है वहां की जलवायु अलग है। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे। मालवा के पठार की जलवायु के बारे में डिस्कस करते हैं। राज्य की जलवायु का स्वरूप उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्य की जलवायु का स्वरूप कौन सा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो आपको कभी उष्णकटिबंधीय मानसूनी ऑप्शन भी मिल सकता है या सिर्फ मानसूनी भी मिल सकता है। इसकी अपेक्षा थोड़ा सा शुष्क महाद्वीपीय रूप है। जो मालवा का पठार है जलवायु की अपेक्षा थोड़ा सा शुष्क महाद्वीपीय रूप है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मालवा का पठार की जलवायु कैसी है, शुष्क महाद्वीपीय रूप है। इसमें ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः गर्म और शीत ऋतु सामान्य ठंडी होती है। तो मालवा के पठार में ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म और शीत ऋतु सामान्य ठंडी होती है। यहाँ पे सामान्य शब्द लगाए, ये मालवा के पठार के लिए है। यहाँ औसत तापमान गर्मियों में 40 डिग्री से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। मालवा के पठार में सेंटीग्रेड तक होता है। और सर्दियों में 10 डिग्री से 12.50 सेंटीग्रेड तक होता है। इस क्षेत्र की सबसे अधिक गर्म महीना मई का है। जो मालवा का पठार है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है मई के महीने में। यानी सबसे ज़्यादा गर्म महीना कौन सा है, मई का महीना। तो सबसे ज़्यादा गर्म महीना है मई का महीना, इंपॉर्टेंट है। अधिकतर वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। जो अरब सागर है, अरब सागर से ही मानसून आता है।
तो अरब सागर से होती है। अपने यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो अरब सागर से ही होती है। वर्ष का वितरण दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटता है। तो इसका वर्षा का वितरण, इसमें देखो मालवा के पठार में जो वर्षा का वितरण है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दक्षिण पूर्व लिखा है, तो इधर से इधर घटता है। इधर ऊपर साइड में जो राजस्थान वाला लग जाएगा इधर साइड, तो इधर घटता हुआ प्रतीत होता है। तो इधर ज़्यादा वर्षा है थोड़ी सी, इधर कम है। तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटता जाता है। तो यहाँ से अभी तो इतना ही याद रखें बस मालवा के पठार से। आगे हम जब ये लेक्चर खत्म होगा तो पूरे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं और कैसे आते हैं। बात करेंगे उत्तर का मैदान। तो जो उत्तर का मैदान वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ की क्षेत्र जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में गर्मियों में अधिक गर्मी लगती है और ठंडियों में अधिक ठंडी यानी सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। गर्मियों में औसत तापमान 40 से 45 डिग्री तक चल जाता है यहाँ पे, जो भिंड मुरैना वाला एरिया है। और सर्दियों में 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है। ये 15 लिखा है फ्रेंड्स, ये गलत छपा है, थोड़ा सा पॉइंट आएगा। 15 से 18 डिग्री तक चल जाता है सर्दियों में। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो जो उत्तर का मैदान है वहाँ पे और कम वर्षा है, 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है यहाँ पे, जिसे यह क्षेत्र उप आर्द्र प्रदेश की श्रेणी में आता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो उत्तर का मैदान है ये उप आर्द्र प्रदेश की श्रेणी में आता है। उत्तर का मैदान से भी इतना याद रखें। कैसे क्वेश्चन आते हैं आगे देखेंगे। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में गर्मी अधिक नहीं पड़ती। आप जानते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ पे गर्मी अधिक नहीं पड़ती जितने ही पर्वत वाले क्षेत्र होते हैं, तथा सर्दी भी सामान्य रहती है। यही कारण है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश का जो पचमढ़ी है, जो धूपगढ़ में स्थित है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जो अमरकंटक है ये मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो ये भी पर्वत में ही स्थित है। तो पर्यटन क्षेत्र इसी जलवायु क्षेत्र में पड़ते हैं, इसलिए ये थोड़े से इनको हिल स्टेशन घोषित किया गया है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में दोनों हिल स्टेशन है, अमरकंटक और पचमढ़ी। नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करेंगे। नर्मदा घाटी क्षेत्र कर्क रेखा के अधिक नजदीक है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से जाती है, आप जानते हैं। तो जिसे इस क्षेत्र की ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु साधारण ठंड होती है। इस क्षेत्र में अधिकतम औसत दैनिक तापमान मई में होता है और न्यूनतम दिसंबर में होता है। कहाँ पे? नर्मदा घाटी में। पूर्व क्षेत्र वर्षा जो होती है पूर्व क्षेत्र में अधिक होती है, यानी 142.5 सेंटीमीटर से लेकर पश्चिमी क्षेत्र में 57.5 सेंटीमीटर तक होती है। तो देखो जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है उसमें पूर्व तरफ ज़्यादा हो रही है और पश्चिम तरफ कम हो रही है। बात करेंगे हम बघेलखंड पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है यहाँ की भी, क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है। यहाँ गर्मी उष्णार्ध और शीत ऋतु सामान्य तथा शुष्क होती है। जो शीत ऋतु होती है सामान्य और शुष्क होती है। गर्मियों में औसत तापमान 35 डिग्री 35.50 सेंटीग्रेड रहता है। औसत वर्षा इस क्षेत्र की 125 सेंटीमीटर है। तो अभी यहाँ से इतना याद रखें, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लगाएंगे टिक अभी आगे। तो देखिए जलवायु क्षेत्र जो ऊपर लिखा था उसी को शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रखा है। मालवा के क्षेत्र में जलवायु की विशेषता क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म और शीत ऋतु में सामान्य ठंडी। ये सामान्य याद रखना है, ये मालवा का पठार। उत्तर के मैदान में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी लगेगी क्योंकि वर्षा भी कम होती है वहाँ, और शीत ऋतु में अधिक ठंडी। तो ये याद रखना है उत्तर के मैदान के लिए। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की आपने पढ़े थे कि जो पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है वहाँ ठंडी सामान्य रहते हैं, कम होती है, तो गर्म ठंडा रहता है। गर्मियों में भी ठंडा लगता है, वहाँ ठंडा रहती है। तो ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंडी। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदा घाटी जो क्षेत्र है वहाँ ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी लगती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड। बघेलखंड का जो पठार है उसमें शीत ऋतु में अधिक गर्मी लगती है, पूर्वी पठार है ये, और शीत ऋतु में सामान्यतः ठंड। तो ये समझ में आया। अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जलवायु वाले टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारा बताऊंगा। अभी आप वीडियो को कंटिन्यू रखें। बात करेंगे मध्य प्रदेश की ऋतुएं। जो ऋतुएं सीजन कैसे हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ऋतु को जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार जैसे होता है एक ग्रीष्म ऋतु, एक वर्षा ऋतु और एक शीत ऋतु। तो इसको तो आप जानते ही हैं, तो इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु को देखना जरूरी है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
तो ग्रीष्म ऋतु को तो आप जानते ही होंगे, समर सीजन। तो राज्य में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक रहता है। राज्य में मार्च के पश्चात तापमान निरंतर बढ़ते रहता है तथा संपूर्ण राज्य में मई के मध्य आते आते 30 से ऊपर हो जाता है। 30 सेंटीग्रेड, ये 30 है, 300 नहीं है, 30 से ऊपर हो जाता है। मई में उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में तापमान अधिक होता है, ये उत्तर पश्चिम याद रखना है। इस समय ग्वालियर, मुरैना, दतिया, दक्षिणी बालाघाट में 42.50 सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। इस ऋतु में 40 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा प्रदेश के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये राज्य में मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। क्वेश्चन आता है। इस रेखा के पूर्व में खंडवा, शहडोल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल जिले पड़ते हैं। पश्चिम में देवास, शाजापुर, इंदौर, धार, उज्जैन, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर जिले आते हैं। यह ऋतु साधारण सूखी रहती है क्योंकि आर्द्रता बहुत कम हो जाती है। इस ऋतु में संपूर्ण मध्य प्रदेश में आकाश स्वच्छ रहता है तथा धूलधारी हवाएं चलती, जिसे लू कहते हैं। तो गर्मियों में लू चलती है ना, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में गर्मियों में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है और भारत में भी लू कहते हैं, पाकिस्तान में भी लू कहते हैं। बात करेंगे अब मध्य प्रदेश में हम वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु को तो आप जानते ही हैं, वर्षा चालू हो जाता है, रेनिंग सीजन। तो देखिए राज्य में वर्षा ऋतु का आगमन जून से हो जाता है क्योंकि 15 जून तक मानसून मध्य प्रदेश में आ ही जाता है। 1 से 5 जून तक केरल में आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, और 15 जून तक क्या जाता है मध्य प्रदेश में। तो 15 जून से प्रारंभ हो जाता है। जून में उत्तर पश्चिम भारत में न्यून वायुदाब का केंद्र बनने से सागरों से ऊपर बहने वाली हवाएं भारत की ओर चलने लगती है, जिसे वायु में आर्द्रता बढ़ने लगती है। वर्षा, धूप की कमी होने लगती है। अधिक आर्द्रता के कारण तापमान गिरने लगता है, परंतु जुलाई के पश्चात औसत मासिक तापमान एक सामान्य रहता है। जुलाई माह के संपूर्ण पूर्वी राज्य में अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में थोड़ी सी कमी आती है। यह वर्षा का प्रतिरूप अगस्त और सितंबर में भी मिलता है। तो देखो अगस्त और सितंबर में भी हल्की हल्की वर्षा होती है। पठारी तथा पहाड़ी भागों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि ऐसे स्थानों की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। सतपुड़ा के महादेव पर्वत तथा तामिया जो छिंदवाड़ा में है, तामिया के पठार क्षेत्र में औसत वर्षा 23 सेंटीमीटर से लगभग है। इसके विपरीत झाबुआ, धार, खरगोन में औसत वर्षा जिस 4 से 5 सेंटीमीटर के लगभग होती है उस टाइम पे। कब? अगस्त सितंबर में। सितंबर के अंतिम दिनों में मानसून का वेग कम होने लगता है। धीरे धीरे मौसम साफ होने लगता है और वर्षा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अक्टूबर तक आते आते वर्षा की मात्रा न्यून हो जाती है, जिसके कारण तापमान पुनः बढ़ने लगता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, सितंबर अक्टूबर की गर्मियों को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। जब दोबारा गर्मी पड़ने लगती है प्रदेश में, कब? सितंबर अक्टूबर की गर्मियों को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है। यह औसत वर्षा निकाली गई है, मध्य प्रदेश का एवरेज वर्षा निकाली गई तो 112 सेंटीमीटर निकला है, आपको याद रखना है। तो शीत ऋतु से इतना समझ में आया। देखो शीत ऋतु से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु जो होता है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को चौमासा कहते हैं। चौमासा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, शीत ऋतु नहीं है, वर्षा ऋतु है। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? चौमासा। याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसके पहले अभी मैंने क्या पढ़ाया था, आपको बताया था, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं। वैसे ही वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं? चौमासा। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा। तो ये दोनों याद रखना है। अब बात करेंगे हम शीत ऋतु की। अब शीत ऋतु आने वाला है, वर्षा ऋतु हो गया। शीत ऋतु के आधार पर मध्य प्रदेश के एरिया देखिए, नहीं ये वर्षा ऋतु का ही बताया गया, पहले वर्षा ऋतु का देख लेते हैं। तो उत्तर कम वर्षा क्षेत्र जो है, उत्तर कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है 75 से 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है उत्तर वाले मैदान में। और पश्चिमी वर्षा जो होती है वर्षा वाला क्षेत्र में 75 से कम औसत वर्षा होती है मंदसौर तरफ। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में 140 से 165 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो कभी आ सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो दक्षिण पूर्वी बोल सकते हैं या दक्षिणी क्षेत्र में होती है, सतपुड़ा वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को डिस्कस करेंगे। शीत ऋतु, विंटर सीजन। तो राज्य में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी के बीच चलता है। आप तो जानते ही मध्य प्रदेश में रहते हैं। 23 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन होने के साथ ही औसत तापमान कम होने लगता है। अक्टूबर में संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान
20 से 20.9 सेंटीग्रेड से 26.6 यानी 20 से 26 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है अक्टूबर के टाइम पे। 21 डिग्री की समताप रेखा जनवरी के महीने में राज्य को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। संपूर्ण उत्तरी राज्य में तापमान 150 से 180 सेंटीग्रेड के मध्य हो जाता है। 150 नहीं है, 15 से 18 डिग्री के मध्य हो जाता है। इस ऋतु में औसत सामान्य साफ रहता है, यानी औसत मौसम साफ रहता है। हवाएं मंद चलती है, मंद हो जाती है। आकाश स्वच्छ रहता है। रात्रि का तापमान गिरने से ऊंचे पठारी और पहाड़ी भागों में स्थानीय रूप से पाला और कोहरे गिरते हैं। तो अपने यहाँ पे देखो उस टाइम पे क्या गिरते हैं, पाला, एक पाला ऊपर से गिरता है उसको कहते हैं, और कोहरे, ये दोनों गिरते हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में उत्तर पश्चिम भागों में हल्की वर्षा होती है, जिसे मावट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मावट। देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो मावट कहते हैं। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। तो शीत ऋतु को सियाला कहते हैं, लेकिन होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। तो ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्या समझ में आया? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं और मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। इस वर्ष की वजह से शीत का प्रबल बढ़ता है। मार्च आते आते सूर्य की स्थिति बदलने से तापमान बढ़ने लगता है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ आगमन होने लगता है। तो ये समझ में आया। ये हमने तीनों ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु को डिस्कस किए, किसको क्या बोलते हैं, ये सब याद रखना है, पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं एमसीक्यू बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आते हैं। देखिए स्मरणीय बिंदु दिया हुआ है, मेमोरेबल पॉइंट, इन पॉइंट को डिस्कस करना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंज बसौदा विदिशा में एक स्थान है जिसका नाम है गंज बसौदा विदिशा में 48.70 डिग्री पाया गया था। तो डायरेक्ट आता है गंज बसौदा, क्यों जाना जाता है, सर्वाधिक तापमान विदिशा के गंज बसौदा में 48.17 डिग्री आका गया था या नापा गया था। किंतु वर्ष 2014 में सर्वाधिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस भिंड में रहा है। तो ये भी याद रख सकते हैं। बाकी वाला क्वेश्चन आता है गंज बसौदा वाला। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऋतु संबंधित आंकड़े बताने वाली वेधशाला, ऋतु संबंधित, मौसम संबंधित, ऋतु संबंधित आंकड़े बताने वाली वेधशाला इंदौर में स्थापित है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के मालवा की जलवायु समशीतोष्ण मानसूनी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मालवा के पठार की जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण मानसूनी है। समशीतोष्ण कहाँ की है ये, मालवा की। आपको मालवा की पूछा जाएगा तो ये लगाना है। मध्य प्रदेश में जाड़ों और गर्मियों दोनों ही ऋतुओं में वायुदाब रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। यहां समझने वाली बात यह है कि वायुदाब रेखा क्या होती है। वायुदाब रेखा को आइसोबार रेखा कहा जाता है। आइसोबार रेखा। ये ग्लोब पर वह रेखा होती है जो सामान्य वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को वायुदाब रेखा के नाम से जाना जाता है। सामान्य वायुदाब, जहां जहां एक जैसा वायुदाब होगा तो सामान्य वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को वायुदाब रेखा कहा जाता है, याद रखना है। एक और नाम जो भी आया था मैंने बताया नहीं आपको, समताप रेखा। इसका मतलब था सामान्य तापमान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहा जाता है। समझ में आ गया? बात करते हैं आगे। जुलाई में 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। जुलाई के टाइम पे गुजरती है वायुदाब रेखा सबसे ज़्यादा। 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखा प्रदेश के बीच से गुजरती है। अब बात करते हैं आगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, ये मेंस में भी लिखने आ सकता है। मध्य प्रदेश में तापमान का विवरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन मध्य प्रदेश, इसके बारे में लिखना है, समझाना है आपको। देखिए इतना बड़ा है तो इसको आपको ध्यान से मैं समझाता हूँ, यहाँ तक है। तो देखिए इसको समझना है ध्यान से देखिए, यहाँ से समझिए।
तो देखिए मध्य प्रदेश में तापमान वितरण के व्यापक असमानताएं पाई जाती है, इसे समझाना है, इसे समझाइए। तो राज्य में तापमान सूर्य की स्थिति की अपेक्षा समुद्र की निकटता, समुद्र के तल से ऊंचाई से अधिक प्रभावित होता है। समुद्र तल की ऊंचाई से अधिक प्रभावित होता है, परंतु औसत तापमान सूर्य तप से अधिक प्रभावित होता है। 21 मार्च को सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण राज्य में तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन राज्य में तापमान का वितरण क्षेत्रीय कारकों की विभिन्नता के कारण असमान होता है, अलग अलग होता है। मार्च से मई तक तापमान तेजी से बढ़ता है। राज्य में मई माह में सर्वाधिक तापमान खजुराहो में तथा सबसे कम तापमान पचमढ़ी में अंकित किया जाता है। राज्य में उत्तरी एवं दक्षिणी जिलों में मई का तापमान अधिक होता है तथा दक्षिण पूर्व की ओर कम हो जाता है। जून में मानसून के आ जाने के कारण, जून में आता है मानसून, जून में मानसून के आ जाने के कारण प्रदेश में मई का औसत तापमान जून से अधिक रहता है। मई में मानसूनी वर्षा से प्रारंभ होते ही तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। जुलाई तक आते आते तापमान में पर्याप्त कमी आ जाती है। जुलाई में राज्य में सर्वाधिक तापमान ग्वालियर में आका गया है 34.40 डिग्री सेंटीग्रेड, 34.40 डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया है। दिसंबर अक्टूबर में मानसूनी वर्षा की कमी के कारण तापमान पुनः बढ़ने लगता है। इस काल में ग्वालियर का अधिकतम तापमान 33.20 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि इस काल में प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। तो इसी को प्रदेश का द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। याद रखना है सितंबर अक्टूबर को। अक्टूबर से जनवरी तक तापमान गिरने लगता है क्योंकि सूर्य की स्थिति परिवर्तन होने लगती है। दिसंबर आते आते राज्य में मानसून न्यूनतम अंकित होने लगता है। राज्य में न्यूनतम तापमान जनवरी की अपेक्षा दिसंबर में पाया जाता है। तो देखो तापमान की अपेक्षा दिसंबर में पाया गया सबसे कम तापमान। ग्वालियर का न्यूनतम तापमान 7.20 सेंटीग्रेड दिसंबर में है, जबकि जनवरी का न्यूनतम तापमान 7.50 रहता है। उत्तर मध्य प्रदेश का तापमान दक्षिण मध्य प्रदेश की तुलना में कम रहता है। याद रखना है मध्य प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान मई और औसत न्यूनतम तापमान दिसंबर में नापा गया है। मध्य प्रदेश का औसत दैनिक तापमान 33.9 है, लेकिन कई बुकों में आपको ये मिलेगा 40 डिग्री सेल्सियस। अगर औसत तापमान पूछा जाता है तो आप ये भी लगा सकते हैं, ऑप्शन रहेगा। तो ये पुराना डाटा है। 21 मार्च को सूर्य की स्थिति बदलने से तापमान पुनः बढ़ने लगता है। प्रदेश में सभी लोग में दैनिक तापमान मार्च से सबसे अधिक होता है। तो मार्च से अधिक होता है क्योंकि इस काल में आकाश स्वच्छ रहता है, आर्द्रता कम पाई जाती है। इस तरह प्रदेश में तापमान के वितरण को व्यापक असमानता पाई जाती है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, यहाँ से समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बचा है, उसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो जलवायु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में वर्षा का विवरण थोड़ा सा बचा है। और राज्य में अधिकतम वर्षा जून से सितंबर के मध्य दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो मध्य प्रदेश में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। शीतकाल में कुछ वर्षा चक्रवातों से भी होती है। राज्य में कुछ भागों में वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मानसून से भी होती है। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी कुछ जगह वर्षा होती है। राज्य में औसत वर्षा के स्थानीय विभिन्नता देखी गई है। औसत वर्षा में स्थानीय विभिन्नता देखी गई है। इसका मुख्य कारण राज्य की जो भौतिक बनावट है वो है। वर्षा की भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा 4 भाग है वो? तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, औसत वर्षा वाला क्षेत्र और निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करेंगे हम औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। राज्य में दक्षिण पूर्वी हिस्से में औसत से अधिक वर्षा होती है। तो दक्षिण पूर्वी, कभी पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है, हिस्से में होती है औसत से ज्यादा। 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में स्थित पचमढ़ी, महादेव पर्वत, मंडला, सीधी, बालाघाट में अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण नर्मदा सोन घाटी से आने वाली अरब सागरी मानसून शाखाएं हैं। इसमें सबसे अधिक औसत वर्षा पचमढ़ी में होती है, 212 सेंटीमीटर में होती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ऐसा अगर आपको पूछा जाता है तो आप पचमढ़ी लगा सकते हैं। जो पचमढ़ी हिल स्टेशन है होशंगाबाद जिले में, वहां पे होती है सबसे ज्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में।
213.3 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर आदि जिले आते हैं। पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण इन जिलों में अधिक आर्द्रता से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्र में 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। औसत वर्षा वाले क्षेत्र बात करेंगे। औसत वर्षा वाले क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा हमने पढ़ चुके हैं 112 सेंटीमीटर है। तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्य उच्च पठार इसके अंतर्गत आता है औसत वाले में, और बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार औसत वर्षा के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता कम होने एवं क्षेत्रीय स्थल आकृति का प्रभाव सबसे औसत कम। तो सबसे कम औसत वर्षा 55 सेंटीमीटर भिंड की गोहद में होती। गोहद स्थान का नाम है। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है भिंड के गोहद तहसील में 55 सेंटीमीटर। बात करेंगे निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। तो राज्य का पश्चिमी क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ औसत वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में निम्न वर्षा होने के प्रमुख कारण मानसूनी की आर्द्रता से न्यून होना है। मानसून की आर्द्रता से न्यून होना है। दक्षिण पूर्वी मानसून यहाँ पर पहुँचते आर्द्रता रहित और न्यून आर्द्र से युक्त रह जाता है। इस कारण निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। राज्य में नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ आदि जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम इसके बाद जो हमने पढ़े मध्य प्रदेश में जलवायु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उनको सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स अब देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु के सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न और उत्तर दिए हुए हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं जिनसे हमको ये जानकारी हो सके कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर सिर्फ मानसूनी ऑप्शन देगा तो आप मानसूनी लगा सकते हैं, या ये पूरा ऑप्शन मिलेगा तो पूरा लगा सकते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होती है? तो मध्य प्रदेश में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में भी दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। ये देखिए जैसे भारत का मैप देखिए, तो यहाँ से जाती है फ्रेंड्स, तो याद रखना है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून के माह में, जून के देखो 1 से 5 जून के बीच केरल में आता है मानसून। उसके बाद मध्य प्रदेश तक आते तक इसको 15 जून लग जाता है, तो 15 जून तक की होती है। तो जून के माह में होती है, मानसून का आगमन जून के माह से होती है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितने प्रतिशत है? तो ये 1026.40 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर सेंटीमीटर है, याद रखना है। और आपको पुराना डाटा दिया हुआ रहेगा तो 112 लिखा हुआ रहता है, 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा, तो ये भी याद रखना है जैसा ऑप्शन दे। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो पचमढ़ी में होती है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है पचमढ़ी में, तो ये याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो भिंड में होती है। भिंड जिले की एक तहसील है जिसका नाम है गोहद, तो गोहद तहसील में सबसे कम वर्षा होती है। ये गोहद ऑप्शन मिल सकता है आपको 55 सेंटीमीटर मात्र, तो याद रखना है न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो भिंड में होती है, भिंड के गोहद में। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में किस मानसून के कारण वर्षा होती है? तो विंध्य क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, उसमें अरब सागर से भी होती है एवं बंगाल की खाड़ी, दोनों मानसून के कारण वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून से होती है बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर से होती है मानसून की वजह से। तो ये दोनों आंसर आप याद रख सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पाया गया है? तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये गंज बसौदा। ये गंज बसौदा विदिशा का एक स्थान है, विदिशा में एक जगह है गंज बसौदा, वहाँ पे सर्वाधिक तापमान पाया गया है। सर्वाधिक तापमान क्या हुआ था 1995 में? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 1995 में विदिशा जिले के अंतर्गत गंज बसौदा में आका गया था 48.9 या 48.7 सेंटीग्रेड।
दर्ज किया गया था। तो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है? तो मध्य प्रदेश का औसत की बात हो रही है, एवरेज की, तो 21 डिग्री सेल्सियस है एवरेज तापमान। मध्य प्रदेश में शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पूरे याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट, मावटा लिखा है लेकिन मावट भी कहते हैं, मावट। तो मध्य प्रदेश में शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है पूछेगा तो मावट। जबकि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाल कहते हैं, सियाल, सियाल, सियाला, है ना, सियाला कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मध्य प्रदेश शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु को यूनाला के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को मैंने बताया अभी सियाला कहा जाता है और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, तो याद रखना ही है। और मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? तो चौमासा, चौमासा के नाम से वर्षा ऋतु को जाना जाता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूरे चारों को याद रखना है। मध्य प्रदेश में पाला किस माह में गिरता है? पाला क्या होता है? पाला तो आप जानते होंगे, आप ठंडी में देखे होंगे, ठंडी में ओस गिरती है, पाला गिरता है, तो ये सब है। धुंध, धुंध गिरती है, तो ये सब पाला होते हैं। तो पाला हवा में मिले हुए भाप के सूक्ष्म कण होते हैं, पाला, हवा में मिले हुए भाप के सूक्ष्म कण, उसे पाला कहते हैं। तो ये जनवरी के माह में मध्य प्रदेश में कई कई जगह गिरता है। ओस तो हर जगह गिरती है, ओस हो गया, धुंध, यही सब इसे ही कहा गया पाला। तो पाला है, तो पाला कब गिरते हैं पूछा जाएगा तो जनवरी में। तापमान एवं वर्षा वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु कितने प्रकार की है? तो 3 प्रकार की है तापमान एवं वर्षा विवरण के आधार पर। एक है अर्ध शुष्क, दूसरा है गर्म शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। तो 3 प्रकार में है, तीनों प्रकार याद रखना है। तीनों प्रकार क्या है? तीनों प्रकार क्या है? अर्ध शुष्क, गर्म शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने प्रकार की जलवायु में बांटा गया है? देखिए कोपेन के अनुसार पूछेगा जब भी आपको बताना है 2 प्रकार, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु एवं शुष्क शीत वाली मानसूनी जलवायु। ये कोपेन के अनुसार माना गया है। कोपेन एक जलवायु वर्गीकरण, जलवायु से रिलेटेड जानकारी देता है कोपेन, तो याद रखना है। तो 2 प्रकार, कोपेन के अनुसार 2 प्रकार है, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु एवं शुष्क शीत वाली मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश में जलवायु आधारित कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। मध्य प्रदेश में दैनिक तापमान सर्वाधिक किस माह में पाया गया? तो मार्च के महीने में। यहाँ क्या हो रहा, यहाँ क्या बात हो रही है? दैनिक तापांतर सर्वाधिक किस माह में? दैनिक तापांतर मार्च के माह में देखा गया, जबकि सर्वाधिक गर्म महीना मई है। तो ये आप समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा स्थान है? तो ये बात किए थे अभी हमने गंज बसौदा में। गंज बसौदा जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान बोल सकते हैं इसको। तो सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो गंज बसौदा। देखिए फ्रेंड्स, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड रहना है, रटना नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से ही क्वेश्चन को सही करना है और ऑप्शन के हिसाब से भी कई क्वेश्चन सही होते हैं जनरल नॉलेज में। मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र की औसत वर्षा कितनी है? तो 140 सेंटीमीटर पूर्वी क्षेत्र की औसत वर्षा है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र की औसत वर्षा कितनी है? तो 75 सेंटीमीटर है। पूर्व की 140 और पश्चिम की 75। मध्य प्रदेश का वर्षा विभाजक रेखा किसे माना गया? तो 75 सेंटीमीटर वर्षा को वर्षा विभाजक रेखा माना गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में वर्षा विभाजक रेखा 75 सेंटीमीटर वर्षा को माना गया। मध्य प्रदेश की वर्षा विभाजक रेखा कहाँ से गुजरती है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सीधी जबलपुर और सिवनी से गुजरती है, पूर्व और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। तो ये नाम आ सकता है। मध्य प्रदेश में वर्षा विभाजक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो सीधी जबलपुर सिवनी और पूर्व और पश्चिम मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र याद रखना है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नहीं रहा होगा, इसलिए आंसर सही हुआ पूर्वी क्षेत्र।
मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है, तो ये न्यूनतम की बात की गई थी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया था, तो ये शिवपुरी में। तापमान की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा दिमाग सीधे पचमढ़ी तरफ चलता है, क्योंकि पचमढ़ी में हमने पढ़े हैं कि सर्वाधिक वर्षा सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, न्यूनतम वर्षा की बात हो रही है, न्यूनतम तापमान की बात हो रही है। ये शिवपुरी में आका गया था। मध्य प्रदेश का औसत वर्षा वाले क्षेत्र कितनी वर्षा होती है, तो औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है, तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में। अरब सागर की शाखा एवं बंगाल शाखा का मिलन मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है, तो विंध्य क्षेत्र पढ़े थे हमने इसी में। विंध्य क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल शाखा दोनों से वर्षा होती है, तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बघेलखंड, रीवा वाला क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। तो याद रखना है, ऑप्शन के हिसाब से रहेगा। अर्ध मरुस्थलीय जलवायु मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो अर्ध मरुस्थलीय जलवायु मध्य भारत के पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, तो पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कारण है मध्य प्रदेश में शीतकालीन वर्षा का। लौटते मानसून से मध्य प्रदेश की समय अवधि क्या है, तो लौटते मानसून में मध्य प्रदेश की समय अवधि है अक्टूबर नवंबर। लौटते मानसून में भी कुछ जगह वर्षा होती है, तो अक्टूबर नवंबर। मालवा का पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, समशीतोष्ण जलवायु। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अधिक गर्म और साधारण ठंड है, तो ये बघेलखंड पठारी क्षेत्र जो है अधिक गर्म है, अधिक गर्म और साधारण ठंडा क्षेत्र है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो थ्योरी वाला टॉपिक हमने पढ़े, और आगे कुछ और हम क्विज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जलवायु से रिलेटेड कुछ क्विज दिए हुए हैं जो एमसीक्यू दिए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि जलवायु से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मालवा के पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जबकि इसके पहले वाले लेक्चर मैंने आपको क्या बताया था, मालवा के पठार पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुष्क महाद्वीपी जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी डिपेंड रहना है। मालवा के पठार में शुष्क महाद्वीपी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो कितने डिग्री की बात हुई है, 40 डिग्री की समताप रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है, याद रखना है, 40 डिग्री की। मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो मई का महीना जो है, और मध्य प्रदेश का भी सबसे गर्म महीना कौन सा है, मई का महीने में सबसे सर्वाधिक गर्मी रहती है मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा असत्य है, असत्य पूछा है, यहाँ पे असत्य बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखो पहला ऑप्शन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा शहडोल में होती है, ये गलत है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंज बसौदा में दर्ज किया गया था, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में अंकित किया गया था, न्यूनतम तापमान की बात हो रही है, पचमढ़ी में अंकित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शहडोल वाला हो जाएगा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा शहडोल में होती है, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्यों, काहे कि असत्य क्वेश्चन बताना था, असत्य वाला ऑप्शन चुनना था। निम्न में से किस क्षेत्र कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, तो मालवा के पठार के 20 से गुजरती है, इसका मतलब मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है। अगर मालवा का पठार का भी ऑप्शन नहीं रहा फ्रेंड, तो बघेलखंड का पठार आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मालवा का पठार ऑप्शन में है, तो ऑप्शन के हिसाब से भी रखना है। मावट क्या है, तो मावट क्या है, तो मावट हमने पढ़ चुके हैं। मावट क्या है, तो मावट कोई घास है क्या, नहीं है घास। वनस्पति का प्रकार है कि नहीं है, जलवायु का प्रकार है कि नहीं, मावट है वर्षा का प्रकार। हमने पढ़े थे शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, जबकि शीत ऋतु को क्या कहते हैं, जबकि शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला कहते हैं, लेकिन शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, मावट। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, तो ये समझना है। और मैंने बताया था ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, यूनाला। उसके बाद क्या बताया था एक और, वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, चौमासा। तो ये सब याद रखना है, पेपर में आते हैं।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, रतलाम नीमच किस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमने पढ़े हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है, तो निम्न वर्षा के अंतर्गत आते हैं। जलवायु में विभिन्नता के बारे में मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? ये जलवायु में विभिन्नता के बारे में मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है। राज्य में अधिकतम वर्षा किस मानसून से होती है? तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, 15 जून तक मध्य प्रदेश में पहुंच जाता है, तो दक्षिण पश्चिम याद रखना है। भारत में भी दक्षिण पश्चिम मानसून ही आता है। मध्य प्रदेश के किस महीने को मध्य प्रदेश किस महीने को गर्मी को मध्य प्रदेश के किस माह को गर्मी के द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के रूप में जाना जाता है? तो ये सितंबर अक्टूबर में जाना जाता है, याद रखना है। सितंबर अक्टूबर में फिर से गर्मी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है मध्य प्रदेश में थोड़ा सा, इस वजह से उसको द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो हमने क्विज डिस्कस किए, जिससे आपको जानकारी मिल सके कि जलवायु से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रटना जरूरी नहीं है, कई क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से भी सही करना है। देखिए एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, कभी मध्य प्रदेश का चेरापूंजी, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है करके क्वेश्चन पूछेगा। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी, तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी जो है, चेरापूंजी क्यों प्रसिद्ध है? दुनिया भर में बारिश के लिए प्रसिद्ध है, बारिश सबसे ज़्यादा होती है चेरापूंजी में। तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप क्या लगाएंगे? पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का चेरापूंजी पचमढ़ी को कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। लेकिन आपको अगर पचमढ़ी ऑप्शन नहीं देगा तो अलीराजपुर भी टिक कर सकते हैं आप। दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं देता अलीराजपुर। तो अलीराजपुर में भी, अलीराजपुर जिले को भी मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से रहना है, रटना नहीं है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में पचमढ़ी रहेगा तो पचमढ़ी आंसर सही होगा, क्योंकि पचमढ़ी में होती है सर्वाधिक वर्षा, इसी कारण मध्य प्रदेश का चेरापूंजी। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में पचमढ़ी नहीं रहता, अलीराजपुर रहेगा, तो अलीराजपुर जिले को भी मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है सर्वाधिक वर्षा के कारण। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको डिपेंड रहना है क्वेश्चन पे। तो जलवायु वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और इनसे आने वाले सवालों को आसान तरीके से हल करना है। धन्यवाद।